तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल तथा फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ये टॉप 1000 एमसीक्यू का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ, नीचे लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। इजी प्रश्न, मॉडरेट प्रश्न तथा हाई लेवल के भी प्रश्न सेट किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आपको देखते रहना है। सबसे आपको देखिए 201 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ 200 तक, 1 से लेकर 200 तक। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, एक सदस्य का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके पूरे सदस्य में से देखा जाए तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो राज्यसभा है इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, मतलब कि सदस्यों की संख्या हो सकता है, ये 250 हो सकता है, लेकिन अभी जो होता है चुनाव 245 पर होता है। ठीक, लोकसभा की बात करें तो निम्न सदन होता है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु आपको चाहता है। जैसे कि सरकार जो केंद्र में है, जैसे आपको संसद में लोकसभा होता है, वैसे ही राज्य में विधानसभा होता है, तो विधानसभा के भी सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष आयु चाहिए। और जैसे राज्य, आपको राज्य में विधान परिषद होते हैं, जैसे केंद्र में आपको संसद का एक और सदन होता है राज्यसभा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, विधान परिषद जो है ना सबके लिए नहीं है, मतलब सब राज्य चाहे तो बनाना ही बनाना है, नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, कोई चाहे तो बना भी सकता है। इसलिए देखिएगा कि 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, और विधान परिषद के भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष मिनिमम आयु चाहना होता है। और इसमें आप देखिएगा कौन कौन है। बिहार है, आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसे 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आप सभी लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत, ये ऑप्शन देख लीजिए सभी, ग्राम पंचायत के बारे में आप देखिएगा तो आर्टिकल 40 में दिया है। ये है डीपीएसपी के आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आयरलैंड से लिया गया है। इसी में देखिएगा आर्टिकल 40 में ही दिया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। ठीक, आर्टिकल 44 में दिया है समान नागरिक संहिता के बारे में, ये भी ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है? संसद को संविधान को संशोधन करने का अधिकार है, इसमें से कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 368। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें आपको संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संसद को, और संसद को ही ये अधिकार दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब ये हटा लिया गया है। ठीक, 370 रिमूव कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है, इसमें से कौन हो जाएंगी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री? तो देखिए ये हो जाएगी सुचिता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। वैसे ही देखिएगा भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल अगर देखा जाए महिला में तो सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। ठीक, ये पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 में, ये सरोजिनी नायडू। वैसे अगर पूछे कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1917 में की गई था, ये आपको एनी बेसेंट द्वारा, लेकिन भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू आपको लगाना होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 205 है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? मतलब कि ईंट पर मिला है कि बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता का निशान मिला है, इसमें से कौन से स्थल पर? तो चुनहुदड़ो में मिला है, चुनहुदड़ो में मिला है, ये याद रखिएगा। 205 के आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती नदी सबसे पवित्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उल्लेख है ये सिंधु नदी का है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। 206 के आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 207, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था ये आपको बताना है। साबरमती आश्रम यहीं पर था गांधी जी का, तो ये अहमद शाह ने किया था। किसने किया था? अहमद शाह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत में पुर्तगाली ही आए थे। 1498 में वास्को डिगामा आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था और मसाला का व्यापार करने के लिए आया था। ठीक, लेकिन बाद में देखिएगा जो भी यूरोपीय आते हैं अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। ठीक, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, फोर्टिफाइड किला करने इसी ने शुरू किया था। 208 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए,
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो है, जो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे, ये किस पार्टी से जुड़े थे ये आपको बताना है। तो ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। किससे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक, तो सी हो जाएगा इसका। और ये भूमिगत आंदोलन में भी भूमिका निभाई जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 210 देखिए कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है ये आपको बताना है। अभी जो रसिया है वो स्टालिन को माना जाता है। किसको? स्टालिन को माना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। 210 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चल देखिए क्वेश्चन नंबर 211 है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? जो कोबाल्ट धातु पाया जाता है ये किस विटामिन में पाया जाता है? तो साइनोकोबालिन इसका नाम है, विटामिन B12 का। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। 211 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? जो सिरका होता है ना उसमें खट्टापन होता है, किसके कारण? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 213 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसमें से कौन? आपको बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा आपको विद्युत जनित्र, इसकी जनरेटर, जो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 214, आग बुझाने वाली गैस है। आग बुझाने वाली गैस इसमें से कौन है ये आपको बताना है। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है। तो आग कहाँ पर नहीं रहेगा लगेगा? जहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 हो, वहाँ पर आग नहीं लगता। ऑक्सीजन चाहिए आग के लिए। तो 214 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। CO2 का उपयोग जो होता है आपको आग बुझाने के लिए भी होता है। और CO2 जो हमारे वायुमंडल में है ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और इसका परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में 0.03%। बहुत VBI है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 215, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो हीरा कठोर सबसे पदार्थ है, ठीक, और ग्रेफाइट मुलायम है। और एक एक दूसरे कार्बन का ही आपको अपरूप माना जाता है, एक दूसरे का ये अपरूप है। मतलब कि इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के उपरूप है। ठीक, पेंसिल में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हीरा का उपयोग किया जाता है कोई भी शीशा उसा काटने के लिए, और बोरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा में जो चमक होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ये है रुड़की में। रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर आपका भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक, 216 के आंसर बी हो जाएगा, IIT है ये। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, भारत में निम्न में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए प्राकृतिक परावास है? जो सिंह के लिए फेमस है। मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था कि एशियाई शेर या सिंह के लिए जो फेमस है ये गिर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये गिर जो स्थित है गुजरात में स्थित है। ठीक, मधुमलाई देखिएगा ये आपको तमिलनाडु में है। काजीरंगा देखिएगा, काजीरंगा मानस ये असम में है। और नीलगिरी में तब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, और गिर नेशनल पार्क है, ये ध्यान में रखिएगा। गिर क्या है? एक नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये किस प्रदेश में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का भी नाम है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। जो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध जिसे बोलते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनका कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सबसे पहला अपना जो प्रवचन दिए थे सारनाथ में दिए थे, ये याद रखिए। यहाँ पर चलिए डिटेल्स दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बहुत VBI क्वेश्चन है। बुद्ध गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? बुद्ध धर्म में महाभनिष्कर्मण कहा जाता है। 29 वर्ष की उम्र में ये आपको गृह त्यागे थे और उसके बाद 6 वर्ष तपस्या किया, तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जातक बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। तो ये पूछ सकता है कि जातक क्या है? तो इसमें बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध जी के पुनर्जन्म की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता में इसकी छुआछूत होता है। और ये कौन सा अनुच्छेद है जो उन्मूलन करता है? तो आर्टिकल 17 देखिएगा। उपाधियों का अंत कौन करता है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 देखिएगा। बाल श्रम या बालक श्रम, तो बालक श्रम इसकी बलपूर्वक श्रम का निषेध आपको कौन सा दिया है? आर्टिकल 23 में दिया है।
और बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना उरखाना में नहीं लगाना है, बलपूर्वक काम नहीं कराना है, या आपको कोई भी काम ऐसा जो कि जिससे उसके स्वास्थ्य प्रभावित होता है नहीं काम कराना है, आर्टिकल 24 में आपको देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध, इनका कोई विरोध नहीं हुआ था, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है ये कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के खंडहर पूछ सकता है, या ये आपको पूछ सकता है हम्पी का खंडहर, दो पूछता है। तो हड़प्पा के खंडहर कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके ऑप्शन है कि हड़प्पा के खंडहर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा कहाँ पर था, रावी नदी के किनारे था, तो उसका खंडहर कहाँ मिलेगा, रावी नदी के किनारे ही मिलेगा। तो 222 का आंसर हो जाएगा ए। और अगर आपसे ये पूछता है कि हम्पी जो है ये आपको कर्नाटक में भी मिलेगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था, तो ये देखिएगा ये तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलता है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। सिकंदर महान का शिक्षक का नाम बताना है, इसमें से कौन था। तो अलेक्जेंडर का जो शिक्षक का नाम है ये नाम था एरिस्टोटल, और इसके पिता का नाम था फिलिप। तो 223 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, लाख बख्श के नाम से कौन विख्यात है। लाख बख्श इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था, और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि ये भारत के लगभग बहुत से समस्त क्षेत्र जीते थे, कभी हारे नहीं थे। औरंगजेब देखिएगा, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, आलमगीर की भी उपाधि दिया गया है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। यदि कोई राष्ट्रपति है और अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ये याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव के संबंधी विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में हल होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रख लीजिए कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन नंबर 226 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ, ये कहाँ की हिस्सा है, तो ये है आपको पूर्वी, जो आपको पूर्वांचल पर्वतमाला है, इसमें आप देखिएगा पूर्वी जो भारत मिलता है, जहाँ पर आपको देखिएगा असम वाला, मेघालय वाला, ये सब क्षेत्र जो आ जाता है, मिजोरम वाला, यहाँ पर नागा, खासी, गारो, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ मिलती है। ठीक, तो 226 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि में इसकी सीढ़ी नुमा देखिएगा कृषि की जाती है ढलान पर, तो ये कहाँ पर की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। ठीक, 227 के आंसर ए हो जाएगा। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 228 है कि तांबा का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तांबा का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। तांबा का खेतड़ी प्रसिद्ध है, ये आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा भंडार है। झारखंड में कोयला का भंडार आपको मिलता है, और झारखंड और उड़ीसा के आप देखिएगा बॉर्डर वाला क्षेत्र पर लौह अयस्क का भी भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो होता है ये मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में है। पन्ना कहाँ पर है नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक, सिमलीपाल, सतकोसिया उड़ीसा में पड़ता है, और असम में तो आप जानते हैं डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ये सब आपको असम में पड़ जाता है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको गाय भैंस मिलती होगी वहीं पर दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा, तो ये आपको कहाँ पर, भारत में ही सबसे ज़्यादा मिलती है, और दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 230 के आंसर डी हो जाएगा। और इसमें भी पहला स्थान पर कौन राज्य पूछे तो यूपी आता है। भारत में यूपी दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, और प्रति व्यक्ति खपत में पंजाब आ जाता है सबसे आगे। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, इसे अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही देखिएगा इसरो का मुख्यालय स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो 231 के आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये कर्नाटक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 232 देखिए, बिली का अभिप्राय क्या है। बिली का मतलब क्या आप समझते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 232 है। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही नाम क्या है, बिली नाम है।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 233 देखिए, पारा कांच को नहीं भिगोता कारण है। पारा जो है ये कांच को भिगोता नहीं है। देखिएगा अब आपको कि थर्मामीटर में भी पारा भरा जाता है, लेकिन वो कांच को भिगोता नहीं, इसका असंजन बल के कारण, असंजन बल का, असंजन के कारण 233 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए पानी में आप ऐसे पानी है, ठीक, कंटेनर, उसमें सिक्का डालिए तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, छड़ी डालिए तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये आपको किस गुणधर्म के कारण होता है। ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये अपवर्तन के कारण होता है। यह सूरज डूबते उगते समय थोड़ा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये देखिएगा ये सभी अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 235 देखिए, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, मतलब कि जो पीएच स्केल पर मानव रक्त होते हैं ये क्षारीय होते हैं, और लगभग ये 7.4 होता है इसका, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 235 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। जो तारपीन का तेल है ये कौन सी लकड़ी से निकाला जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो तारपीन का जो तेल निकाला जाता है ये चीड़ के, पाइन के लकड़ी से निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तारपीन का तेल। तो 236 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। किसका, लोहा का अयस्क है, ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है। फादर ऑफ तुर्की पूछ सकता है। तो तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। तुर्की के पिता के नाम से मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है, ठीक, डी हो जाएगा आंसर इसका। और खिलाफत आंदोलन जो था ये तुर्की के ही खलीफा को सपोर्ट करने के लिए 1920 में शुरुआत किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 239 देखिए, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 239 है, तो यह है तारापुर, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहेगा कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कोटा तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए, कि 240 है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 240 है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला में सबसे शुद्ध कोयला कौन सा माना जाता है, अच्छा कोयला, तो एंथ्रेसाइट माना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत, एक तो पहले नंबर 2 नाम दिया है अपने देश का। दूसरे नंबर इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक, राज्यों का संघ होगा, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 241 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 देखिए, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी.एन. राव थे, ये याद रखिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो किया गया था ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और अस्थायी अध्यक्षता जो किया गया था संविधान सभा के सबसे सीनियर मोस्ट जो पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। कृष्णदेव राय ने लिखी थी, ये कौन सी साहित्य कृति है, तो आमुक्त माल्यद जो बुक लिखा गया था ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया था। 243 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, 8 सबसे बड़े कवि रहते, श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। अष्टप्रधान किसके रहते थे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद और संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनय भोज या आंध्र पितामह आदि के उपाधियां प्राप्त है। यह बाबर के समकालीन थे। पूछता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो बाबर के। तो अमुक्त माल्यद बुक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 244 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको 1885 में किया गया था। और ये भी याद रखिएगा ये जो एवन ऑक्टोबियन हुम द्वारा किया गया था, और पहले अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। 244 के आंसर सी होगा। महात्मा गांधी मात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 245 है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसी समय आप देखिएगा स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था।
245 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, नरम दल गरम दल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है माफ कीजिएगा, भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाला जो सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब हरियाणा का स्थान आ जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ठीक। दूध भी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, ईख जो है गन्ना वो भी आपको देखिएगा उत्तर प्रदेश में अधिक होता है, आलू भी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई के जो इस्पात संयंत्र है इस किसकी मदद से स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये जो स्थापित किया गया है ये आपको रूस की सहायता से, उस समय यूएसएसआर था उसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे भारत में आपको लागू हुआ था उसी के अंतर्गत देखिएगा बहुत से इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था, क्योंकि उसमें ये दिया ही गया था कि उद्योग पर ज़्यादा बल देना है। प्रथम में आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 248 है, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी आपको बताना है कि रवांडा की राजधानी क्या है, तो ये किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। 248 का आंसर बी हो जाएगा। 249 देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग किस राष्ट्रीय मार्ग को कहते हैं? तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 को आपको देखिएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूछ रहा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको मैंने बताया कि ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ये आपकी स्थापना जो इसका पूछता है तो कभी कभी, तो ये 1969 में हुआ था 15 अगस्त, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा इसरो का। क्वेश्चन नंबर 251, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 251, तो भारतीय स्टेट बैंक और इसकी स्थापना 1955 में देखिएगा हुआ था, इससे पहले इसका नाम दूसरा था। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय देखिएगा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मुंबई में। लगभग देखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है और यहीं पर लगभग बैंकों का मुख्यालय स्थित है, जैसे कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय यहीं पर है, ठीक। आपको सेबी जो है इसका भी मुख्यालय यहीं पर है, नबार्ड। तो जो भी है जितना भी लगभग आप देखिएगा सबका मिल जाता है लगभग में मुंबई में, क्योंकि मुंबई को ही भारत का वित्तीय राजधानी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 252 है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है ये हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन मतलब हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 253, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद की, प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। देखिए थोड़ा आज मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन कराने के लिए। काफ़ी जुकाम हो गया है, बीच बीच में छींक आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग को जो भी मैंने 1000 क्वेश्चन कहा है ये एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं करा दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। थोड़ा आवाज़ भी आपको डिफरेंट आज लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए, पूरा डिटेल्स बताने के चक्कर में काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल से जैसे ही बाहर आप निकलते हैं आकाश आपको काला रंग का दिखाई देने लगता है, वैसे ही आपको काला रंग का दिखाई देने लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो परिकिंडन के कारण हमारा आकाश ब्लू दिखाई देता है या समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 255 देखिए कि आकाश का रंग प्रायः नीला दिखे आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। तो आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है, ये आपको क्यों, किसके कारण नीला दिखाई देता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 255 है, तो ये परिकिंडन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे बोला जाता है, ठीक। तो इसके आंसर बी हो जाएगा, 255 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 देख लीजिए कि जिप्सम इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है। जिप्सम के इस्तेमाल के लिए किसके लिए बोला जाता है? तो जो मृदा क्षारीय हो जाती है उसके लिए आपको जिप्सम का आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। तो 256 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, अवांछनीय पौधे जिसे अनवांटेड प्लांट कहा जाता है, ये क्या होते हैं? तो आप देखिएगा ये आपको बीच बीच में जम जाते हैं खेत उत में, या आपको देखिएगा जो भी खेती करते हैं उसमें ये खरपतवार होते हैं, विड्स जिसे बोला जाता है, अवांछनीय पौधे होते हैं। 257 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, पौधे के जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? ट्रांसपोर्ट
ऑफ वाटर, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बिहार पुलिस का फेवरेट ये क्वेश्चन है, और भी एग्जामों में देखिएगा ये लगातार पूछता है। तो पौधे में जल का संवहन आप देखिएगा किसके कारण होता है, जाइलम द्वारा होता है, और खाद्य पदार्थों का संवहन जो होता है ये फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक, तो 258 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में आप देखिएगा अंग्रेज सेना के जो हुआ था, ये याद रखिएगा, प्लासी की लड़ाई जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई हुआ था 1764 में। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। अब यहाँ पर देख लीजिए 1757 में जो आपको प्लासी की लड़ाई हुआ था, सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ये जीत गए थे। और ये पूछता है कि हेक्टर मुनरो ने किसका किया था? तो ये बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था इसका नेतृत्व किया था, और ये जीत गए थे हेक्टर मुनरो भी, तो ये याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, ये भारत नहीं, ये पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनाया गया, बंगाल के गवर्नर, माफ कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया जब आपको 1757 के युद्ध जीते। तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स को देखा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कन्फ्यूजन नहीं होता, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो 90-92 में देखिएगा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन से अंग्रेजों के साथ संधि की थी, ये आपको बताना है। तो यह है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो 260 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। शेरे ए आपको बोला जाता है मैसूर, आपको किसको? तो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। ठीक, क्या कहे थे टीपू सुल्तान ने? कि ये कहे थे कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 260 के आंसर, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 261, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो जिसे कायर सियार बोला जाता है, इसकी फरोख्सियर, और अंग्रेजों का कहीं ना कहीं वर्चस्व या आपको व्यापार करने में जो आपको फरमान जारी किया गया था, जिसे आपको व्यापार का मैंने काटा कहा जाता है, ये आप देखिएगा फरोख्सियर ने ही जारी किया था। ठीक, तो 261 का हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 262 देख लीजिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तुर्कों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तुर्क। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है, क्या? गूढ़ पुरुष। ठीक, और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। फिर उनके बेटा आए बिंदुसार, फिर उनके बेटा है अशोक, और फिर आगे की तरफ बढ़ते गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, दूध से दही जमता है, दूध से दही जमता है किस कारण से जमता है? तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, इसके कारण ही जमता है। 264 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 265, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज में आपको बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 262 है, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ठीक, तो 265 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 266, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, रुधिर दाब जो है ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है, कौन सी ग्रंथि? रुधिर दाब नियंत्रण करता है, कौन से नियंत्रण करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 266 है एंड्रियल ग्रंथि, एंड्रियल द्वारा आपको दिखिएगा ये आपको होता है। 266 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए काफ़ी थोड़ा आवाज़ में आपको ये भारीपन दिखाई देता होगा, छींक भी बीच बीच में आ रहा है, तो मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 267 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित की जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो इसका नाम है यूरिया, यूरिया था। ठीक, ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 268, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाई जाने वाली धातु थी, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाई जाने वाली कौन सी धातु थी? तो इसका नाम है तांबा, तांबा थी जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाई जाने वाली धातु है। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 269, शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है एक ग्रेफाइड या कार्बन का बना होता है। ठीक, ग्रेफाइड कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का एनोड, ये पूछ रहा था। 269 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और बेसिक सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात किया जा रहा है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत सेल में। क्वेश्चन नंबर 271,
रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा जो बुक है इसमें किसका विवरण दिया गया है ये आपको बताना है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, ठीक, ये बताइए। तो इसमें दिया है संकट पात्र पादप और जंतु, इसकी जो संकटपन्न जो पादप और पौधे और जीव जंतु है उसके रेड डाटा बुक में नाम दिया जाता है। 271 का आंसर बी हो जाएगा। IUCN द्वारा यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 272, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र का जो पता लगाया गया था वो कहाँ पर स्थित था? तो अंटार्कटिका के ऊपर था। ये दक्षिण भाग में आप देखिएगा है, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक, ओजोन छिद्र का पता लगाया जाएगा था। और जो ओजोन मंडल मिलता है ये समताप मंडल में मिलता है, ठीक, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये जो ओजोनोस्फीयर है ना, ओजोन मंडल, ठीक, ये आप सूरज के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। 272 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 है, केंद्र के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो केंद्र के मंत्रिपरिषद होता है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक। 273 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 274 देखिए, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। देखिए पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था, ठीक, 1976, ये याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही आपको प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे संशोधन कर कर। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 275 देखिए, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता है ये किस निधि से दिया जाता है? तो ये राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। इनको वेतन और भत्ते की बात कर रहा है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं इनकी नियुक्ति जो किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 276 देखिए कि असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो असवान बांध है ये किस नदी पर स्थित है? ये जो है ये नील नदी पर। और नील जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वहीं बात करें विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो वो हो जाएगा आपको अमेजन नदी, ठीक। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। 276 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 277 देखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। जो ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल है इसका आपको दिया गया जो भौगोलिक नाम है इसका क्या नाम है? तो डाउन्स बोलते हैं। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल, ठीक। यहीं इसी घास स्थल में देखिएगा कंगारू रहते हैं, ठीक। वेल्स जो है वेल्स अब दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा। सवाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पेरेरी देखिएगा कनाडा और USA के बॉर्डर पर आपको मिलेगा पेरेरी देखने के लिए, मशहूर उत्तरी अमेरिका में। स्टेपिस देखिएगा आपको यूरेशिया जिसे बोल सकते हैं, एशिया और आपको यूरोप के बॉर्डर पर आपको मिलता है देखने के लिए, ठीक। पटाना श्रीलंका में खास स्थल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी अरावली। अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है निम्नलिखित में से, ठीक। तो इसके आंसर 278 के आंसर बी हो जाएगा, ठीक। और मुख्यतः इसका विस्तार आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278 देखिए फिर से, इसका अरावली हो जाएगा। अरावली गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 279, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति, ठीक। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो श्वेत क्रांति का किससे संबंध है ये आपको बताना है। देखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये मैं आपको बताया दूध उत्पादन से संबंधित है। और वहीं हरित क्रांति का अगर पूछे तो हरित क्रांति का गेहूं उत्पादन, चावल मतलब कि चावल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, मतलब कि धान पर पड़ा था, ठीक। और पॉजिटिव सबसे ज़्यादा जो इस पर पड़ा था तो वो आपको गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। हरित क्रांति जो 1967-68 में स्टार्ट किया गया था, ठीक। और यहाँ पर याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन के लिए आपसे पूछता है, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, हरित क्रांति का नेगेटिव प्रभाव भी पूछता है कि नकारात्मक किस पर पड़ा था, तो वो तिलहन उत्पादन पर पड़ा था, इसलिए बाद में जाकर पीली क्रांति भी स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 280 है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी जो नदी घाटी परियोजना है ये कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में बना था। आज़ादी के बाद पहली परियोजना है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 281, इससे क्या होता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला राज्य जो है सिंचित किया जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना से। और दामोदर नदी घाटी परियोजना कारण ही देखिएगा जो पहले बंगाल का शोक माना जाता था दामोदर नदी
बंगाल के, वो आप उस पर आपको क्या हुआ कि डैम वूम बनाकर उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को, अभी तो बिहार का शोक कोसी को कहा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 281 देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये संविधान के भाग 4A में है और ये आर्टिकल 51 के ए में दिया हुआ है। इसे 11 मौलिक कर्तव्य है। सोर्सी समिति की सिफारिश पर यह शामिल किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 1976 में। तो ये सब याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 282, आय और उपभोग किस प्रकार से संबंध है? आय और उपभोग किस प्रकार से संबंध है? तो आय बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग भी घटता है। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 282 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 283, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा कोई लगाया गया है, अगर मान लीजिए आयात निर्यात पर अवरोध लगाया जाता है, ठीक, अपने बाजार को बचाने के लिए, तो सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। और ये तीनों देखिए, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इसके एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था ये 1991 में हुआ था। ये सभी लोग आपको जानते हैं। उसी समय से विकास का, भारत का जो विकास देखिएगा तीव्र गति से हुआ है। ठीक, मशीनीकरण भी हुआ। 283 के आंसर सी हो जाएगा, अवरोधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 284 देखिए, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन सही नहीं है? किसका इसमें से सुमेलन सही नहीं है? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरियार का नहीं है। पेरियार कर्नाटक में है, मालाघाट महाराष्ट्र में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, मानस असम में है। पेरियार कर्नाटक में नहीं, केरल में है। 284 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर होगा, ये आपको बताना है। ये आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। मीन्स इनकम टैक्स जो हो जाएगा ये आपको प्रत्यक्ष कर हो जाता है। ठीक, जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। 285 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? अपने अक्ष पर जो आपको है पृथ्वी एक चक्कर जो पूरा करता है, ये 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में ये पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। और सूरज की परिक्रमा 366 दिन में ये अपना लगा लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, यहाँ दिन और रात सामान्य होते हैं, तो कहाँ पर? देखिए, यहाँ दिन और रात सामान्य होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं ये आपको बताना है। तो ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। भूमध्य रेखा देगा, ये विषुवत रेखा देगा, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे ही बोला जाता है। और यहाँ पर सूरज लंबवत चमकते रहता है, इसी के कारण आप देखिएगा दिन रात बराबर होता है। गर्मी भी सबसे ज़्यादा होता है, बारिश भी ही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखिएगा विविधता भी यहीं पर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 288, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत के बारे में ये बोल रहा है, गान के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उनके आनंद मठ से ये लिया गया है। और सबसे पहले ये 1896 में गाया गया था। ठीक, कोलकाता के अधिवेशन में। और जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और वो जो गाया गया था सबसे पहले ये 1911 में गाया गया था। तो ये सब याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 देखिए, किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होता है? सूरज के सबसे निकट को क्या बोला जाता है ये आपसे बताना है। तो किस दिन सबसे निकट होता है? तो उपसौर के दिन होता है। ठीक, किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट? तो उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। ठीक, तो अपसौर में दूर होता है और उपसौर में क्या होता है? निकट होता है। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। अपसौर क्या होता है? 4 जुलाई को होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो पृथ्वी सूरज के निकट आपको 3 जनवरी को होता है। कब होता है? यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, 3 जनवरी को होता है। ठीक, ये याद रखिएगा 3 जनवरी को। और जो यहाँ पर जो हो जाएगा अपसौर हो जाएगा, अपसौर ये कब होता है? तो ये होता है आपको 4 जुलाई को होता है, जो सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 290 देखिए, सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? मतलब तारा का आपको नाम बताना है। आपको ये भी याद रखना है, सूरज भी एक तारा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है और ऑप्शन में सूरज है, तो आपको सूरज ही लगाना है। लेकिन ये देखिए, सूरज के बाद कौन सा तारा आता है जो पृथ्वी के नजदीक है? तो ये है प्रेक्षमा सेंचुरी है। प्रेक्षमा सेंचुरी जो है ये सूरज के बाद नजदीक सबसे तारा आता है। और अगर ऑप्शन में सूरज नहीं रहे, ये पूछे कि सबसे नजदीक तारा, तब पर भी आपको प्रेक्षमा सेंचुरी लगाना है। ठीक, तो 290 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और तारा हुआ या सूरज, ये सभी तारे हैं और इनका जो आपको ऊर्जा का स्रोत होता है तारे का, ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 291 के मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यहाँ पर देखिए, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था ये आपको बताना है। तो उनका नाम था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये याद रखिए। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 292 देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है? परमाणु संख्या कैसे इंगित करते हैं? तो उसके जो आप देखिएगा नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक,
तो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है ना, उसी की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोल देते हैं। और आधुनिक जो आपको पीरियोडिक टेबल है, ये परमाणु संख्या के अनुरूप ही बनाया गया है, ठीक। तो ये नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, उसकी जो संख्या है वही परमाणु संख्या। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 293, टाका से बनी मिश्र धातु है। टाका किससे बनी मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 293 है, टाका से बनी मिश्र धातु को आपको टाका किससे बनी है, तो टीन और सीसा से बनता है टाका। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। 293 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 294, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं, चट्टान के सतह पर जो पादप उगते हैं, अब देखिएगा छोटे छोटे, इनका नाम क्या है चट्टानों की सतह पर उगने वाले, तो इनको बोला जाता है लिथो। लिथो मिस होता ही है आपको चट्टान, लिथोफाइटस बोला जाता है, ठीक, लिथोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 295, वायोम है। वायोम क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 295 है, वायोम क्या है, तो वायोम जो है जीवों के समुदाय को परस्पर प्रतिक्रिया करे। जीव समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे, इसे हम लोग वायोम बोलते हैं, ठीक। तो 295 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो उसे करना चाहिए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। मछली के नीचे क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु पानी में जो होता है ना, थोड़ा ऊपर हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो मछली के नीचे मारेगा तभी जाकर तनी सी मछलियां जो ऊपर दिखाई दे रही होगी उस पर लगेगा, ठीक। तो ए हो जाएगा इसका, ठीक। जैसे कि आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पानी में छड़ी डालिएगा टेढ़ा दिखाई देता है, या ऊपर उठा हुआ, यह अपवर्तन के कारण ही होता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 297, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है जो कि आंख के रेटिना पर बनता है। सबसे पहले आंख के रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और वो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 298, उस खाद्य खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। खाद्य फसल का नाम को आपको भैया खाद्यान्न पूछ सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है भारत में। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन उपाया जाता है, तो ये आपको धान होगा। धान मतलब कि चावल, ठीक। और ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, कि 3 सीजन होते हैं पश्चिम बंगाल में, 3 बार इसका खेती हो जाता है साल भर में। क्वेश्चन नंबर 299 है कि संगम संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था, ये आपको बताना है इसका नाम। तो ये है अरिकमेडु। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र है अरिकमेडु है। तो 299 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 300 देखिए, किस धर्म के विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। इसकी धर्म की स्वतंत्रता में आप देखिएगा तो करों के भुगतान से अनिवार्यता की आपको मुक्ति दी गई है। टैक्स ऐसे ही तो लोग बताते हैं, आप याद रखिएगा। तो टैक्स कैसे बचाता, आर्टिकल 27 को उपयोग करके आप देखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता में जब दिया हुआ है तो यही इसका ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये सी हो जाएगा। पंजाबी लोग या जो भी धर्म की स्वतंत्रता है, पगड़ी बांधना, कृपाल रखना, ये सब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए 300 मैंने क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन तो मैंने देखिए काफ़ी क्वेश्चन लिख कर रख रखा हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखिए मेरा तबीयत खराब है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा 100 200 क्वेश्चन कराने के लिए आपको अगले पार्ट में, और भी क्वेश्चन कराते रहूँगा, और जितना जल्दी हो सके ये खत्म करूँगा। अभी मेरा मतलब कि समझिए कि आवाज़ निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। जैसे ही मैं दवाई खाता हूँ ठीक होता हूँ, तो आज मैं फिर आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कोशिश रहेगा शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे इसका पिछला वाला पार्ट में दे दूंगा, ठीक है। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं आपको जैसे ही ठीक होता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि देखिए जुकाम हुआ है, और जुकाम में आप लोग जानते हैं बीच बीच में काफ़ी छींक आता है, तो दिक्कत होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।